नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक का इकाई 2 का भारतीय कृषि का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये तीसरा पार्ट है, ये अंतिम पार्ट है। तो आप अगर इससे पहले के 2 भागों को अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। 8 क्लास का हमारी दुनिया बुक का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे वीडियोस को, आपको लास्ट में भाग 1 और भाग 2 इकाई 2 का भारतीय कृषि का भाग 1, 2 मिल जाएगा। आप उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इस पे आएंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप इसको अपने YouTube के सर्च बार में सर्च करेंगे और तो इस चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ से जाके आप ट्रांसलेशन, ग्रामर दोनों को बारीकी से सीखेंगे। और अगर इस 8 क्लास का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का ये अध्याय स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई कर ली थी, लेकिन फिर से राज्य में कृषि जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत है। यानी कृषि से ही हम पैसे कमा पाते हैं और अपने जीवन को जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का खरीद बिक्री कर पाते हैं। यहाँ कृषि का स्वरूप व्यावसायिक नहीं हो पाया है, यानी हम व्यवसाय के उद्देश्य से कृषि नहीं करते हैं। अगर हम गाय को ही पालते हैं, भैंस को पालते हैं या फिर बकरियों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन निर्वाहन के लिए ही उसको पालते हैं कि 5 किलो 10 किलो दूध हो जाए और हम उसको बेचें और हम अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। 2-4 बकरियों को पाल लेते हैं और हम उसको बेच के हम अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ व्यवसाय के लिए हम ना बकरियां पाल पाते हैं, ना हम गाय पाल पाते हैं, ना हम भैंस पाल पाते हैं या और भी दूसरे कार्यों को नहीं कर पाते हैं। जैसे मुर्गी पालन करना पूर्ण व्यावसायिक होता है, मछली का पालन करना पूर्ण व्यावसायिक होता है। लेकिन हमें अच्छा खासा ज़मीन है और हम एक छोटे से खेत में तालाब बना लिए हैं और उसमें मछलियां रखते हैं और उससे हम मछलियों को खाने में इस्तेमाल करते हैं। उस तरह का कार्य बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन वर्तमान में बिहार में कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, पावर टिलर, बीड वीवर आदि का उपयोग बढ़ा है। ये बीड वीवर क्या है ये हमको भी खुद से समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई ना कोई कृषि का उपकरण होगा। अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ की कृषि सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला है। सांस्कृतिक जीवन यानी रीति रिवाज के जीवन को प्रभावित करने वाली होती है। फसलों की बुआई और कटाई से जुड़े पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। खेती कार्य करने के दौरान लोक गीतों का गायन, फसल भंडारण पर विभिन्न पर्वों का आयोजन, कृषि यंत्रों का पूजन, कृषि कार्यों से जुड़े गीत, पहेलियाँ, कहावतें आदि जीवन को झंकृत भी करती हैं और किसानों में ऊर्जा भी भरती हैं। यहाँ तक कि पशुओं पर भी प्रभाव डालती है। ये मांगलिक कार्य समाज और जीवन को प्रभावित करते हैं। इनसे बाजार प्रभावित होता है। क्या है, हम लोगों का जो कृषि है वो क्या है, सांस्कृतिक है, यानी कल्चरल है। एक रीति रिवाज के अनुसार हमारे यहाँ खेती होती है। जब खरीफ फसल की कटाई होती है तो नवान के रूप में एक पर्व मनाया जाता है, और जब रबी फसल की कटाई होती है तो बैसाखी के रूप में पर्व मनाया जाता है। और भी दूसरे राज्यों में, ये तो बिहार प्रदेश की बात है, और भी दूसरे राज्यों में इस तरह से फसल रोपाई के समय कुछ पर्वें मनाई जाती हैं, तो फिर फसल कटाई के समय भी कुछ पर्वें मनाई जाती है। फसल में श्रम करते समय बहुत तरह के लोकगीत, गायन, कविताएं, कथाएं प्रचलित हैं। बच्चों को उनकी संवाद अदायगी बड़ी अच्छी लगी। संवाद अदायगी मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने का जो तरीका था वो अच्छा लगा। किसका? प्रखंड कृषि पदाधिकारी का।
शिक्षक ने उन्हें धन्यवाद दिया और बच्चों को निर्देश दिया कि वे शीघ्र सभी स्टॉलों को देख लें। बच्चे आगे बढ़े। कुछ एक स्टॉल पर कृषि के वैज्ञानिक उपकरण थे। कृषि वैज्ञानिक उपकरण यानी ट्रैक्टर होगा, पानी छिड़काव का यंत्र होगा, फिर दवाई छिड़काव का यंत्र होगा, या फिर फसल कटाई का यंत्र होगा। वो क्या है? वो वैज्ञानिक उपकरण है। कहीं फसल काटने की मशीन थी तो कहीं फसल से भूसा अलग किया जाने वाला यंत्र। एक स्टॉल पर एक कृषि विशेषज्ञ किसानों से संवाद स्थापित करते हुए कह रहे थे कि 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया। दशक किसको बोलते हैं? 10 साल के अंतराल को, यानी 60 से 70 के बीच को दशक बोलेंगे, 70 से 80 के बीच को दशक बोलेंगे। तो क्या हुआ? 1960 के दशक, यानी 1960 से हर 10-10 साल के बाद जो कृषि में अंतर आया है वो बहुत ही व्यापक है, यानी बहुत बड़े स्तर पे है। इन्हीं बदलावों के कारण इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया है। कृषि उत्पादन में कृषि उपकरणों का उपयोग होना, उन्नत बीजों का उपयोग करना जिससे अच्छी फसल उत्पादित होता है। तो इस तरह के कार्यों से, या फिर गाय की नस्लों को परिवर्तित करके अच्छी नस्लों की गायों को तैयार करना जिससे हम अधिक मात्रा में दूध प्राप्त कर पाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हरित क्रांति नाम दिया गया। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरणों, संकर बीजों, कीटनाशकों एवं सिंचाई के विभिन्न उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया गया। अभी तक सिंचाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? या तो कृषि पे आधारित होते हैं, या फिर नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं, या फिर बोरिंग के द्वारा हम पाइप से सिंचाई करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक संयंत्रों से सिंचाई करने का वो फव्वारे के द्वारा सिंचाई की जाती है जिससे बहुत कम पानी खपत होता है और अच्छी सिंचाई हो जाती है। एक ही फसल के साथ दूसरी फसल को लगाना, यानी आप गेहूं के फसल में सरसों को बो देना, चने के फसल में धनिया को बो देना, या और भी इस तरह के धान के फसल में मेढ़ों पर, अड्डों पर, खेतों के चारों ओर अरहर के बीजों को बो देना और अरहर का उत्पादन कर लेना। गेहूं के साथ सरसों फसल बोना, आलू के साथ बकुली, मूली, सरसों उपजाने से पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, यानी एक साथ 2 फसलों का उत्पादन। या फिर आप धान के खेतों में मछली का उत्पादन कर लेना। धान को भी अधिक पानी की आवश्यकता है और मछली को भी पानी की आवश्यकता है, तो धान के खेतों में मछली का उत्पादन कर लेना। ये 2 फसलों की व्यवस्था है, तो इससे भी बहुत सुधार हुआ है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया। भारत में सबसे पहले किसने वैज्ञानिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने। यहाँ के किसानों ने खेतों की जुताई और फसल ढुलाई के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग शुरू किया। फसल काटने के लिए मशीनों का उपयोग होने लगा। सिंचाई के लिए डैम बनाकर नहरों का जाल बिछाया गया जिससे मॉनसून पर निर्भरता कम हुई। राजस्थान जैसे प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर बनाकर धान की फसल उगाई जाने लगी। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए फसलों की बीमा का प्रावधान और कम ब्याज पर बैंक से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। क्या किया गया? डैम बना के डैम में पानी को संग्रहित करना और फिर नहरों के माध्यम से छोटे नालों से होते हुए खेतों तक पहुंचाना, तो मानसून पे निर्भरता खत्म करना। या फिर और भी दूसरे साधन से फसल में पानी का छिड़काव करना, फसल को तरीके से मशीन के द्वारा उपजाने की व्यवस्था, या फिर बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाना। बैंक, सहकारी समितियां, पैक्स का गठन, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई गई। विस्कोमान द्वारा खाद और बीज उपलब्ध कराए गए। इन सब से फसल उत्पादन में उन्नति हुई है। श्रीविधि तकनीक, अब देखिए ये श्रीविधि तकनीक क्या है? यह तकनीक उत्तम बीज चयन की प्रक्रिया है। बीजों के चयन यानी बीजों को संग्रहित करने का, अच्छे बीजों को प्राप्त करने का ये तरीका है। इसके लिए सबसे पहले बड़े ड्राम जैसे बर्तन में पानी डालकर उसमें नमक डाला जाता है ताकि पानी का घनत्व बढ़ जाए।
इस पानी में धान के बीज डाल दिए जाते हैं। अच्छे बीज पानी की तली में बैठ जाते हैं। ऐसे ही बीजों को निकाल कर सुखा लिया जाता है। इन बीजों को खेती में छींटकर पौधे तैयार किए जाते हैं। इन पौधों को उखाड़कर पुनः एक एक पौधे अलग अलग रोपा जाता है। इन पौधों को कम पानी व कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। हम जो भी धान की फसल को उपजाते हैं, उस फसल को नमक के घोल में जब हम डुबाते हैं तो जो ठोस बीज होता है वो डूब जाता है और जो बीज थोड़ा हल्का होता है वो पानी में रह जाता है। और इस विधि से हम ऊपर के फसल को निकाल देते हैं और नीचे जो पानी में बैठ गया उसको हम बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं श्री विधि तकनीक। कराने और सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना से बिहार में कृषि कार्यों में बढ़ोतरी हुई है। सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना करने से कृषि कार्यों में बढ़ोतरी हुई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों को कृषि संबंधी नई जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। अब तो बहुत कम हो गया, लोगों के पास रेडियो नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। लेकिन इससे पहले जब रेडियो था तो रेडियो से समय समय पर कब फसल की बुआई की जाए, कब फसल की कटाई होनी है, फसलों में किन किन तरह के कीड़े लगते हैं, उनके उपचार के क्या माध्यम हैं, किस तरह से हम उससे निजात पा सकते हैं, या फिर हम अपने खेतों में कितनी मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें ताकि हमारा फसल अच्छा उत्पादित हो, इसके लिए सलाह दी जाती थी। अपने प्रांत में श्री विधि तकनीक से धान उपजाने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया। अब तो कम लागत में बेहतर उत्पादन करने वाले किसान श्री पुरस्कार भी दिए जाते हैं। कम लागत में अच्छे उत्पादन को करने वाले किसान को श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किसान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। केंचुओं का पालन कर खाद तैयार किया जाता है। केंचुआ से हम खाद को तैयार करते हैं। जैविक खाद के उपयोग पर भी बल दिया गया। अब तो किसानों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी खोले गए हैं, जहां से किसानों के लिए विशेष प्रसारण या उनके प्रश्नों का हल किया जाता है। प्रखंड में कृषि सलाहकार भी किसानों को सलाह देते हैं। मिट्टी जांच के लिए सभी प्रखंडों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता की जांच कर आवश्यकता अनुसार उपाय किए जा सके। क्या है, खादों की उर्वरता और रेडियो स्टेशन से अलग अलग तरह की जानकारी दी जाती है। प्रखंडों में कृषि सलाहकार बनाए गए हैं जो कृषि से संबंधित जानकारी देते हैं। मिट्टी जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है ताकि उससे ये पता चल सके कि किस मिट्टी में किस उर्वरक की कमी है और उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। ATMA एवं बोमित जैसी संस्थाएं कृषि के क्षेत्र में किसानों की मददगार सरकारी एजेंसियां हैं। जैव खाद बनाने, केंचुआ पालन का प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगा के उत्पादों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिससे कि खेती करने से किसान उत्साहित होते हैं और अच्छे से अच्छे फसल को उपजाने के लिए वो प्रेरित होते हैं। अब तो बड़े बड़े उपभोक्ता बाजार श्रृंखला के व्यापारी किसानों से सीधे उत्पाद खरीद रहे हैं। क्या है, बड़े बड़े उपभोक्ता बाजार, जहाँ पे फसलों का बाजार है, वहाँ से सीधा अच्छे फसल की उत्पादन करने वाले किसानों से सीधा फसल को खरीदा जाता है। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि विश्व में सबसे अच्छी चाय किस प्रदेश में होती है, जिसकी मांग विश्व में सबसे अधिक रहती है? बच्चों से ये प्रश्न पूछा गया। असम प्रदेश में चाय की सर्वाधिक खेती होती है। दक्षिण चीन में भी चाय के बड़े बड़े बागान हैं, लेकिन दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी के चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है। तो क्या है, दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी का जो चाय है वो विश्व में सबसे अच्छी चाय की क्वालिटी है। उत्तर पूर्व भारत का चाय प्रदेश असम घाटी प्रदेश। असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित एक निम्न भूमि है, जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत के अन्य चाय उत्पादक क्षेत्रों के विपरीत चाय उत्पादन पर्वतीय ढालों पर किया जाता है। असम में चाय उत्पादन नदी घाटी में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर किया जाता है। असम में ढलान पे नहीं की जाती है, नदी घाटी में की जाती है।
चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछारी लोग होते हैं। कछारी लोग किसको बोलते हैं? नदी किनारे बसे हुए लोग जो होते हैं उन्हीं को कछारी लोग बोला जाता है। चाय उत्पादन के लिए लगभग सभी भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पाई जाती हैं। जिस तरह का वायुमंडल चाहिए, जिस तरह का पर्यावरण चाहिए, वो सारी परिस्थितियां उपलब्ध हैं वहाँ पे। यहाँ का औसत तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु को जन्म देती है। क्या है वहाँ का जलवायु कैसा है? उष्ण कटिबंधीय है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है उसी में चाय की खेती की जाती है। इसके उत्पादन को बढ़ाती है। वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है उससे उसका उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियां चाय उत्पादन के अनुकूल मानी जाती है। इस तरह की परिस्थिति जो है क्या, बारिश का होना और उष्ण कटिबंधीय होना और फिर जलोढ़ मिट्टी का होना, ये चाय उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। इसी जलवायु के कारण असम की चाय में विशेष स्वाद व खुशबू आती है। असम में विशेष रूप से काली चाय का उत्पादन होता है। असम में कौन सा होता है? काली चाय का उत्पादन होता है। असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूच को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में यहाँ के उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाजारों में पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ब्रिटेन से आने वाली मांग के कारण यहाँ चाय उत्पादन का तेजी से विकास हुआ। आज यहाँ लगभग 6,80,400 किलोग्राम चाय का उत्पादन प्रति वर्ष होता है। पहले चाय उत्पादन की प्रक्रिया मानव श्रम पर आधारित थी। इसका स्थान अब आधुनिक मशीनों ने ले लिया है। ये कुछ ही समय में चाय की पत्तियों को बेचने योग्य उत्पाद के रूप दे देती है। उत्तर पश्चिम भारत का खाद्यान्न उत्पादक प्रदेश पंजाब है। क्या है? उत्तर पश्चिम भारत का खाद्यान्न उत्पादक प्रदेश कौन है? पंजाब है। यानी खाने का जो फसल उपजाया जाता है उसमें कौन है? पंजाब है। पंजाब भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति का वास्तविक असर पंजाब में ही देखने को मिला है, जहां हरित क्रांति के अनुसार उन्नत बीजों के प्रयोग व सिंचाई सुविधा तथा आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग के कारण खाद्यान्न फसलें विशेष रूप से गेहूं उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। इसलिए प्रदेश को गेहूं का कटोरा कहा जाने लगा। क्या हुआ? पंजाब प्रांत में हरित क्रांति के समय वहाँ के किसानों ने क्या किया? आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया, सिंचाई की सुविधा वहाँ सही हुआ और वहाँ के किसानों ने आधुनिक तरीके से खेती करना शुरू किया, जिससे वहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ और जिसके चलते पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाने लगा। आज देश का 20% से अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है। पूरे देश में जितना गेहूं उत्पादन होता है उसका 20% हिस्सा अकेले पंजाब में उत्पादित किया जाता है। सिंचाई की बढ़ती सुविधाओं के कारण यहाँ देश के अन्य भागों की अपेक्षा वर्ष में अधिक फसलों का उत्पादन होता है। देश में सिंचाई की बढ़ती सुविधा के कारण यहाँ देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक फसल उत्पादन होती है। साथ ही इस कम वर्षा वाले क्षेत्र में धान का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि वहाँ नहर की सुविधा है। इन दो फसलों के अतिरिक्त मक्का, तिलहन, दलहन, कपास इत्यादि फसलों के साथ साथ व्यापक स्तर पर डेयरी फार्मिंग किसको बोलते हैं? गाय का पालन करना, दुग्ध उत्पादन करना डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आता है, जिससे बड़े पैमाने पर डेयरी उत्पाद जैसे दूध, घी, अंडा, मांस आदि का व्यापक उत्पादन होता है। भारतीय कृषि में पंजाब का अग्रणी स्थान है। इसके बावजूद भारत को खाद्यान्न संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस प्रांत की कृषि के समक्ष अनेक समस्याएं आ रही हैं। ये शेष भारत के लिए चेतावनी के सूचक का कार्य करता है। मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं। पंजाब पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रमुख स्थान रखता है खाद्यान्न उत्पादन में, लेकिन फिर भी वहाँ
कृषि कार्यों में कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही है। वो समस्याएं क्या हैं? पंजाब में कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से कम हो रही है। अत्यधिक सिंचाई के कारण खेतों में जल जमाव की समस्या बन रही है। रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में प्रदूषण बढ़ने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। कृषि उपकरणों, उन्नत बीजों व कीटनाशक के बढ़ते उपयोग के कारण कृषि लागत बढ़ रही है। क्या होता है? कृषि उपकरण यानी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कीटनाशकों के उपयोग से कृषि लागत बढ़ रही है। बंटवारे के कारण खेतों के आकार छोटे हो रहे हैं। अब खेतों का आकार भी पंजाब में छोटा होता जा रहा है, क्योंकि बंटवारा तो आखिर होना ही होना है। तो इस तरह से आज का ये इकाई 2 का भारतीय कृषि का ये तीसरा भाग भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इससे पहले के 2 पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से उस 2 पार्ट्स को देख लें। उसके बाद अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और इस क्वेश्चन आंसर को खुद से बनाएं। जब आपसे नहीं हो पाए तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में, अगले अध्याय में। तो इससे पहले कि आप देखना बंद करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।